आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स में 2-3 टॉपिक्स थे, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट्स, इसी तरह स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है या स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, और रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी एंड हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी तो आप लोगों ने फिर भी स्टडी की है पहले, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में कर लेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, inductive effect is a permanent effect caused by the displacement of sigma electron along the covalent bond because of different electron sharing properties of bonded atom or group। कि ये हमारे पास क्या है, परमानेंट जो है इफेक्ट है। क्यों होता है कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसमें जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होता है और दूसरा एटम की तरफ वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम जा रहा है। ठीक है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है यानी सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। The difference in electron sharing properties is due to the difference in electronegativistic values of bonded atom। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है कि उनकी शेयरिंग क्यों डिफरेंट है, कि उनके दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, रिजल्टिंग इन द पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स। उसकी वजह से बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता है, मीन एक तरफ पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयन आ जाते हैं। दिस पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। के एक बॉन्ड के दरमियान में पोलराइजेशन है तो वो क्या करेगा, उसके साथ वाला जो बॉन्ड है उसके अंदर भी पोलराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, वो भी थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव होता जाएगा। इस कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट, कि एक में पोलराइजेशन आई है तो वो आगे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर चलती जाएगी। तो ये हमारे पास, हम इसको क्या कहते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दिस इफेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स एंड इट्स फाउंड प्रैक्टिकली नील बियॉन्ड C3। कि हमारे पास क्या है कि ये चलती रहती है और जैसे जैसे जिस मेन एटम है जहाँ से स्टार्ट हुई है, जो मेन बॉन्ड है वहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके बाद ये आस्ता आस्ता डिक्रीज होती जाएगी और 3 कार्बन के बाद जो है ना, ये आप ये कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या एग्जांपल आपको दी जा रही है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ क्लोरीन अटैच है। ठीक है, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है यानी ब्यूटाइल क्लोराइड है हमारे पास, और ये स्ट्रेट चेन आपको जस्ट दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है, क्लोरीन अटैच है साथ। अब क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन के, तो क्या हुआ, इसने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए कार्बन के ऊपर, फर्स्ट कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पोलैरिटी ने जिस कार्बन 2 वाले के अंदर भी पोलैरिटी को क्रिएट कर दिया। अब कार्बन 1 जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या है कि कार्बन 2 से भी इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू किया, तो वो कार्बन 2 के ऊपर भी क्या है, अब इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसलिए उसको डिफरेंस करने के लिए कि वो डबल पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि थर्ड वाले के अंदर भी वही चांस आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है 2 वाली साइड पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे 3 वाली साइड पे 3 टाइम्स जो है उसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। और आपको पता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन से क्लोरीन वाली साइड पे इसकी जो है ना हमारे पास डायरेक्शन होगी। तो ये आपको आप देख भी रहोगे 1 वाले के अंदर भी एरो शो हो रहा है, 2 में भी शो हो रहा है, 3 वाले के अंदर भी शो हो रहा है बॉन्ड्स के अंदर, जिसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्लोरीन की तरफ है, कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उस पर पार्शियल नेगेटिव आया, और उसके साथ साथ जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है उनके अंदर भी पोलैरिटी आ गई। Depending upon the direction of electron movement, inductive effect may be classified as negative and positive। ठीक है, कि इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कौन से मॉलिक्यूल या कौन से सब्सटेंसेस की वजह से ये नेगेटिव होता है और कुछ कौन से सब्सटेंसेस के लिए ये पॉजिटिव होता है। अकॉर्डिंग टू इन गोल्ड टॉन्स और ग्रुप
that withdraw electron toward themselves are said to have a negative inductive effect, कि वो substances जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं वो उनका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एंड आर कॉमनली नाउन एज नेगेटिव आई ग्रुप, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड व्हाइल दोज पुश इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन आर सेड टू हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड कॉल्ड द पॉजिटिव आई ग्रुप, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होंगे या कार्बन की तरफ उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो ये एग्जांपल आपको दी जा रही है कि डिफरेंट ग्रुप है हमारे पास, कि इसके अंदर -NR3 है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, ये एस्टिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, OR ग्रुप है, ठीक है। और इसी तरह जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मेटल आइटम्स हो सकते हैं, सिलिकॉन, उसके साथ ट्राई अल्काइल ग्रुप लगे हो, ऑक्सीजन लगी हुई है, मिथॉक्सी कोई ग्रुप लगे हुए हैं, या मिथाइल ग्रुप कहीं लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है वो नेगेटिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। The inductive effect is permanent effect in the ground state of molecule and usually operates through single bond, ठीक है। आगे जाके हमने रेजोनेंस में हाइपर कंजुगेशन या इनका कंपैरिजन करने को आ जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास परमानेंट इफेक्ट है और ये ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्जर्व होता है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट हो रहा है, कोई डबल बॉन्ड पॉइंट बॉन्डिंग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हाउएवर इंडक्टिव इफेक्ट में आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू दी स्पेस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू भी जो है एक एटम से दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। द इफेक्ट दैट ऑपरेट नॉट थ्रू बॉन्ड्स बट डायरेक्टली थ्रू स्पेस और सॉल्वेंट इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट, ठीक है, कि अगर बॉन्ड्स के थ्रू होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट ही कहलाएगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या स्पेस में उसमें चेंजेस आ रही है तो उसको हम वो फील्ड इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, वो स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन क्या है, व्हाइल इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ एटम्स या नेचर ऑफ बॉन्ड, कि फील्ड इफेक्ट क्या है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है या नेचर ऑफ हमारे पास जो नेचर ऑफ एटम्स से डिपेंड कर रहा है बॉन्ड पे, कि उसमें पोलैरिटी क्या है, एटम्स कैसे हैं। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट व्हेन देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, कि जब दो अनलाइक एटम्स हैं तो आपको पता है उनके दरमियान में पोलैरिटी का डिफरेंस आएगा। जब हमने कोवलेंट बॉन्डिंग भी देखी है तो हमने देखा है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, और जब कोवलेंट पोलर बॉन्ड होते हैं तो वो उनके अंदर क्या पोलैरिटी का डिफरेंस आता है, उनके अंदर आयनिक करैक्टर भी होता है और पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक एटम द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज नियरर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास होता है, द बॉन्ड इज सेड टू बी पोलराइज्ड। दस फॉर द एग्जांपल, जैसे हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, तो क्लोराइड जो है CH2 के साथ अटैच है तो उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और दूसरे वाले को बीटा कार्बन कहेंगे। अब यहाँ पे क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर देती है। CCl बॉन्ड इज पोलराइज्ड, ठीक है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। Since the alpha carbon bear a partial positive charge, it will attract the electron cloud between it and beta carbon more to itself। वही बात जो मैंने अभी आपको पार्शियल पॉजिटिव वाली एक कार्बन फिर डबल पार्शियल पॉजिटिव और 3 टाइम्स पार्शियल पॉजिटिव वाले बात बताइए, वही चीज़ एक्सप्लेन हो रही है यहाँ के, कि ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अल्फा कार्बन ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है, तो बीटा के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है।
The electron cloud between C alpha and C beta will lie closer to the alpha carbon and thus create a partial positive charge on the beta carbon also. ठीक है. The beta carbon in turn will have greater attraction for the bonding electron pair between it and a beta hydrogen atom. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के साथ भी देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन में से जो है बीटा कार्बन के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा. Thus therefore, the electron cloud between the beta carbon and a beta hydrogen will be closer to beta carbon, creating a partial positive charge on the beta hydrogen. कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को भी कंपेयर करें कार्बन और उसके लिहाज से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बीटा जो कार्बन है वो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन के, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी. Thus, a polar bond between two unlike atoms induces charge separation in an adjacent bond and even further along a chain. के चेन के अंदर ये चलता रहता है, यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी आ जाएगी और चार्जेस की सेपरेशन हो जाएगी. The permanent dipole induced in one bond by the another through the movement of sigma electron is called the inductive effect. कि हमारे पास क्या है कि डाइपोल इंड्यूस हो गया उसके अंदर, ठीक है, इंड्यूस हो गया मीन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गया उसके अंदर कि किस वजह से हुए हैं कि ये उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन मीन जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है उसकी वजह से. तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. द इंडक्टिव इफेक्ट diminishes as the distance from the polar bond increases. इसका इफेक्ट जो है कम से कम होता जाता है जैसे कि डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा. In the above example, this carbon silicon bond is the polar bond which induces permanent dipole in the neighboring carbon and carbon hydrogen bonds. ठीक है, अब हम एप्लीकेशन देख लेते हैं. A large number of phenomena have been explained on the basis of inductive effects. Some of these like reactivity of alkyl group की reactivity कैसी है, decrease in bond length क्यों हो जाता है, origin of dipole movements कैसे है, strength of acid bases are considered as application of inductive effect. ठीक है, पहला हमारे पास reactivity of alkyl halides. The presence of halogen atom in the molecule of an alkyl halide creates a center of low electron density on the adjacent कार्बन विच इज रेडली अटैक्ड बाय नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट. कि हमारे पास क्या है कि हेलोजिन है, आपको पता है हेलोजिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो क्या होगा कि वो पार्शियल नेगेटिव हो गया, कार्बन क्या होगी पार्शियल पॉजिटिव. अब कोई भी ऐसी स्पीशी जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो क्या कर सकती है, इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर जो है वो अटैक कर सकती है. क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, या आप सिंपली कह रहे हैं कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके ऊपर कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो अटैक कर सकती है, मीन उसके साथ रिएक्शन कर सकती है. इसी तरह इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ में क्या चेंजेस आती है. Usually the bond length decreases with the increase in inductive effect. कि जितना इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा मीन जितना इलेक्ट्रॉन को कोई स्पीशी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी. Perhaps the covalent bond assume and increase ionic character, कि जितना पोलर बॉन्ड होता जाएगा या उसके अंदर उतने ही आयनिक करैक्टर भी आता जाएगा. द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड आयोडीन बॉन्ड आर इन द ऑर्डर ऑफ गिवन लो ड्यू टू द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. आपको पता है कि जैसे जैसे साइज में नीचे जाते हैं तो उसका क्या हो रहा है कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कहाँ डिक्रीज हो रही है कि कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज है. क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है. बट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्केलेटल स्ट्रक्चर शुड बी सेम. अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ यानी हेलोजेंस की बॉन्ड लेंथ के बजाय अगर हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल की बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम रहेगी, लेकिन हम अगर क्लोरीन
ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन यानी कि हेलोजेंस का कार्बन के साथ देखें तो कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, कार्बन ब्रोमीन की उससे कम, कार्बन फ्लोरीन की उससे कम और कार्बन फ्लोरीन की उससे भी कम। इसी तरह हमारे पास डायपोल मोमेंट देख लेते हैं। A covalent bond acquires a dipolar character because of the inductive effect resulting in the dipole moment, which is an important physical property used in the structural elucidation। कि ये हमारे पास क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, पोलैरिटी हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब है कि डायपोल मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, as an inductive effect increases the dipole moment also increase। कि जितना हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उतना ही हमारे पास क्या है कि डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। आपको पता है पोलैरिटी किसकी इंक्रीज है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन और उसके बाद आएगी ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन की पोलैरिटी, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम है, इसलिए इसका मिथाइल के साथ जो बॉन्ड बना होगा तो वहाँ पे पोलैरिटी जो है या आप उसको कहते हैं कि डायपोल मोमेंट उसका कम है। इसी तरह ब्रोमीन का उससे ज़्यादा होगा, क्लोरीन का उससे ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन का साथ जो मिथाइल का उससे भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए ये मिथाइल आयोडाइड का है 1.64, ठीक है, डी फॉर डिपाई जो उसकी यूनिट है। इस तरह मिथाइल ब्रोमाइड का 1.79 डी है और मिथाइल क्लोराइड का 1.83, यानी ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो इंक्रीज द डायपोल मोमेंट। कि जितना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा होगा, मीन जितना इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है उतना ही डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो रहा होगा। सिमिलरली द डायपोल मोमेंट ऑफ एसिटाइलिन इज ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अल्काइल ग्रुप, आपको पता है कि मिथाइल या अल्काइल कोई भी लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो वहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट कम हो रहा है उनका, यानी कि अब कह लो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो फिर डायपोल मोमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड। के एसिड की हम पीके वैल्यू से हम उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर उसकी पोलैरिटी में चेंज आ रहा है या उसकी जो है एसिडिटी या बेसिसिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। तो या क्यों आता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन हम अपनी तरफ खींचें तो क्या वो सब्सटेंस प्रोटॉन दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, तो एसिड वही होता है जो सब्सटेंस जो है प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सके, और बेस वो होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। Strength of aliphatic acid. The difference in the strength of various aliphatic acid may be explained on the basis of inductive effect. For convenience, here acidity may be defined as ability to donate hydrogen ions. ठीक है, हम एसिड को डिफरेंट तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल हम कह रहे हैं कि वो स्पीशी जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकती है वो हमारे पास क्या होती है, एसिड होता है। दस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज फ्रॉम फॉर्मिंग एसिड टू बुटाइलिक एसिड। क्यों? This is because the positive inductive effect of alkyl group increases in the order of, कि जितनी कार्बन चेंज बड़ी होगी उसका उतना इफेक्ट जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आएगी और उसकी जो है एसिडिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट हम देख लेते हैं कि एक अगर हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल सबका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। अभी एग्जांपल दिया फॉर्मिक एसिड में, देखें जस्ट हाइड्रोजन है एक साइड पे और एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप है, प्रोपियोनिक एसिड में हमारे पास इथाइल ग्रुप है। ठीक है, बाकी सी डबल बॉन्ड OH तो सब में सेम है। इस तरह बुटाइलिक एसिड है उसमें C3H7 है। तो इनकी अगर हम क्या करें, पीके वैल्यू देख रहे हो आप कि पीके वैल्यू सबसे इसकी कम है, फॉर्मिक एसिड की आगे जो है इंक्रीज हो रही है। पीके वैल्यू क्या आती है कि नेगेटिव लॉग ऑफ के वैल्यू। के वैल्यू क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, जिसकी के वैल्यू ज़्यादा है उसकी के वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि नेगेटिव लॉग लिया होता है ना। तो यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है वो इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
और जो बुटारिक एसिड है वो सबसे वीक एसिड है। ठीक है, क्यों कि ये बुटारिक एसिड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन किस साइड पे होगी, ये डायरेक्शन शो की है लेफ्ट से राइट की तरफ। कि जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ आता जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सबसे एंड वाला इलेक्ट्रॉन, इसको तो निकलना चाहिए पॉजिटिव आयन की तरह। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन की तरह पे निकल नहीं रहा, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारे पास जो है वो कम है। ठीक है, with increase in positive inductive effect the removal of hydrogen and proton become more and more difficult। कि जो हाइड्रोजन ने निकलना था एज पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन, वो उसका निकलना मुश्किल हो गया। thus decrease the acidic strength if the halogens are substituted in alkyl group। कि अगर halogens लगा दें then because of negative inductive effect due to halogens the strength of halogen substituted acid will be increased with the increase in negative effect of the halogens। कि अगर हम halogen लगा दें तो क्या होगा, इसका रिवर्स भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, या नंबर ऑफ ये जो हेलोजन एटम है वो भी अटैच कर दें। ठीक है, कहाँ अगर हम कंपेयर करें, कहीं जगह पे एक लगा हुआ है, किसी जगह पे 3 लगे हुए हैं, तो 3 हेलोजेंस का ज़्यादा इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू 1 के। ठीक है, or the number of halogens attached to the alkyl group. The strength of acetic acid has been compared with the halogens substituted acid and data is given below। अब हमारे पास क्या है, सिंपल एसिटिक एसिड है। ठीक है, और साथ एक जगह पे आयोडीन लगा है, एक जगह पे ब्रोमीन लगी है, एक जगह पे क्लोरीन लगी है। ठीक है, और एक जगह पे 2 क्लोरीन लगी है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे पास क्या है, हेलोजेंस अटैच है, तो उनकी की वजह से क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। और साइज का हमने पीछे देखा था कि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन लगी होगी तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, या क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन का सबसे कम होगा। ठीक है, अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये इधर इन्होंने राइट साइड पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, ये किस साइड पे जाएगी, डाउनवर्ड जा रही है, या इंक्रीज इन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू हेलोजेंस भी डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, कि जैसे जैसे ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास क्लोरीन, या उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। और यहाँ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इनकी पी के वैल्यू की, एसिटिक एसिड की पी के वैल्यू क्या है 4, यानी इसकी के ए वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो जिसकी लेस वैल्यू आएगी वो लेस एसिडिक होगा, लेस वैल्यू ऑफ के ए। ठीक है, लेकिन अगर पी के जिसकी ज़्यादा है वो क्या है हमारे पास, लेस एसिडिक है। आयोडीन आई है, ठीक है, 3.12 है, ब्रोमो एसिटिक एसिड है 2.8 आया, क्लोरो एसिटिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे ये तकरीबन कंपेरेबल है। ठीक है, और 2 है, यानी आयोडीन वाला जो है लेस एसिडिक है, ब्रोमीन वाला उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्लोरीन वाले से कि जितना ये क्लोरीन से कम होगा। लेकिन अगर हम दो क्लोरीन लगा रहे हैं और 3 क्लोरीन लगा रहे हैं, आप इसका डिफरेंस देख लें तो ये क्या है कि 2 क्लोरीन लगाने से ये 1.289 आ रहा है, और 3 क्लोरीन अगर हम लगा दें कि ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाए तो ये 0.65 आ रहा है। ठीक है, पीके वैल्यू की कम है, जिसकी कम है पीके वैल्यू उसका वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आप देख लो कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या है कि हाइड्रोजन से क्लोरीन वाली साइड पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन वाले साइड पे मूव हो रहे हैं। तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन उस साइड पे मूव हो जाएंगे, तो H पॉजिटिव को निकलना आसान हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाती है। वेरियस अदर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये और भी हमारे पास हैलोजेंस के अलावा और भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं। ठीक है, कि हमारे पास टर्शरी अमाइन है, साइनाइड है, नाइट्रो है, सल्फर डाइऑक्साइड वाला RCOCOR increases the strength of simple aliphatic acid as also do the hydroxyl and methoxy group। ठीक है,
कि जैसे OH और यानी मिथाइल O ग्रुप लगाओ तो वो उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं. The unshared electron at the oxygen atom of the last two groups are not able to exert a mesomeric effect in opposite direction to the inductive effect. ये mesomeric effect हमारे पास क्या होता है कि रेजोनेंस ही होती है. अभी हमने आगे जाके स्टडी भी करना है कि RCO और COR के अंदर जो है हमारे पास वहाँ पे mesomeric effect भी होता है. Owing to the अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 10 unshared electron in the oxygen atom of the last two group are not able to exert a mesomeric effect. कि ये RCO और COR के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आपको पता है लॉन पेयर होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे रेजोनेंस में शो नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ mesomeric effect नहीं करेंगे, जो कि ऑपोजिट टू होता है इंडक्टिव इफेक्ट है. ठीक है, ऑल दिस इज सीन इन द पीके वैल्यू, कि ये हमारे पास पीके वैल्यू के अंदर आ जाता है कि जिसकी पीके वैल्यू कम है उसकी के ए वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो ये एग्जांपल्स कुछ दिए हैं कि एसिडिटी वैल्यू जो है डिक्रीजेस हो रही है डाउनवर्ड. ठीक है, और यानी कि जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है वो कम एसिडिक है और ऊपर वाला हमारे पास जो है ज़्यादा एसिडिक है. एन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है हमारे पास H जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. अगर ये दो लगे हो तो फिर क्या बनेगा. ठीक है, इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वन ग्रुप enhances the acidity of the other, कि ये एक का क्या है नेगेटिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरे वाले ग्रुप को क्या करेगा, उसकी इंक्रीज कर देगा, एसिडिटी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और प्रोटॉन इजीली रिमूव हो सकता है. एंड दिस इफेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीज विद द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग कार्बन, कि जितनी कार्बन ज़्यादा होगी उतना ये इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जिसमें जस्ट दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो इसकी पीके वैल्यू कितनी है 1.23. ठीक है, यानी अगर इसका के ए वैल्यू लेगा तो स्ट्रॉन्ग आएगा. ठीक है, लेकिन दरम्यान में CH2 आ गया तो वैल्यू ज़्यादा होगी. इसी तरह दरम्यान में एक और CH2 आ गया तो पीके वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो एसिडिटी इसकी डिक्रीज हो रही है. इसी तरह हमारे पास अगर हम क्या कहते हैं बेंजीन रिंग में देखें फिनाइल ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास क्या है, जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं नज़दीक लगे हुए हैं. ठीक है, आर्थो पोजीशन के ऊपर लगे हो तो उसकी वैल्यू क्या है 2.98 पीके वैल्यू. ठीक है, अगर ये मेटा पे लगे हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है पीके की, अगर पैरा पे लगे हैं तो ये इंक्रीज हो रही है और वैल्यू, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी. ये नीचे एरो से आपको शो भी किया हुआ है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है एरो से. ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो है कि लेफ्ट से राइट हमारे पास एसिडिटी डिक्रीज हो रही है. इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक बेसिस. हमने एसिडिक को देख लिया, हम बेस को भी देख लेते हैं. The difference in the base strength of various amines may be explained conveniently on the basis of inductive effect, कि हम different amines की, ठीक है, amines क्या होती है जिसके साथ NH2 लगाओ तो उसको उसकी बेसिसिटी भी देख सकते हैं. यानी नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में आपको पता है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, तो जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो हमारे पास बेस होता है. तो ये भी हम जो है इनका इफेक्ट, इनकी बेसिसिटी भी देख सकते हैं अमीन्स की बाय इंडक्टिव इफेक्ट के. हेयर बेस स्ट्रेंथ में बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी टू फर्निश एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग, कि वो सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए वो हमारे पास बेस के तौर पे एक्ट करता है. ठीक है, अब कोई सब्सटेंस ज़्यादा उसकी एबिलिटी है कि वो डोनेट कर सकता है, कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि लेस डोनेट कर सकता है. क्यों, उसके साथ जो एटम्स अटैच हैं उनका क्या इफेक्ट है. ठीक है, उसको भी हमने देखना था. Thus amines are stronger bases than ammonia because
पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एट नाइट्रोजन एटम, कि जितना अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, तो उतनी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। तो अब क्या होगा कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उतने नाइट्रोजन के पास चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो आगे डोनेट कर सकता है, ठीक है। सिंपली किसी भी शख्स के पास जो चीज़ ज़्यादा है वही वो किसी को डोनेट करेगा ना, अगर उसके पास अपने पास कम है तो वो किसी और को तो नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, अल्काइल ग्रुप या अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर, क्यों बेसिस स्ट्रॉन्गर है अमोनिया से, अमोनिया के पास सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया किसी के सब्सटेंस के पास तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है नाइट्रोजन की उसको इंक्रीज करेगा। हाउएवर इंडक्टिव इफेक्ट अलोन does not determine the basic nature। इसी तरह pKb of trimethylamine is 4.22, the decrease in its basic character due to the steric effect of 3-methyl group। कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पीके वैल्यू या इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट भी आ रहा होता है, वो भी हम आगे जाके देख लेंगे कि स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कि यानी कि वो भी मालिक्यूल के करैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फ्यू बेसिस इज गिवन हियर एज एन इलस्ट्रेशन और टू द पॉइंट, ठीक है। हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के पास देखिए तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी पीके वैल्यू क्या है, पीके बी वैल्यू, ठीक है, बेस है ना तो अब पीके बी आएगा, सबसे ज़्यादा है, तो जब इसका नेगेटिव लॉग आता है तो वो क्या हो जाती है, कम, एंटी लॉग लेंगे ना, ठीक है, के बी है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ बेस कंसंट्रेशन, ठीक है, तो नेगेटिव लॉग की जगह पे उसको पी करें तो उसको पी के वैल्यू पी के बी वैल्यू है, तो उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, के बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब अमोनिया है, सिर्फ हाइड्रोजन है, इसी तरह मिथाइल अमीन है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे अमीन है, इसी तरह डाइमिथाइल अमीन है और दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसी तरह ट्राई मिथाइल अमीन आ गई, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब क्या है, इंक्रीज इन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, कि जितना हमारे पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है, कि नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा है। अब जितना अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होता जाएगा उतनी उनकी स्ट्रेंथ भी एज अ बेसिस भी ज़्यादा होगी, ताकि वो नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं और नाइट्रोजन को दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन के पास चांसेस है कि वो आगे किसी भी सब्सटेंस को ये डोनेट कर दे। यही वैल्यू उनकी पीके वैल्यू से भी हमें देख सकते हैं कि जिसकी पीके बी वैल्यू ज़्यादा है और उसकी के बी वैल्यू उतनी कम हो, जितनी के बी वैल्यू कम होगी उतना वो लेस बेसिस होगा, तो ये इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड, ठीक है, इंक्रीज इन बेसिस स्ट्रेंथ। अब हमारे पास क्या है, द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे क्लोराइड है या हेलोजेंस आ गए या नाइट्रो ग्रुप आ गया, क्लोज टू द बेसिक सेंटर इज टू डिक्रीज द बेसिक सेंटर, कि बेसिक सेंटर के करीब अगर हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले कोई सब्सटेंस लगा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को जितना अपनी तरफ खींचेगा तो उतनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब इसने खींच लिया नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। The effect of introducing electron withdrawing group close to the basic center is to decrease the basicity due to their electron withdrawing inductive effect. Thus, हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन के 3 साइड पे फ्लोरीन लगे हुए हैं और 3 ये कंपाउंड लगे हुए हैं, ट्राई फ्लोरो मिथाइल जो है 3 लगे हुए हैं और साथ नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इज नॉट बेसिक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CF3 ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, यानी तीनों जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं
अब वो क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा पोलैरिटी आ गई है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन के साथ ये 3 CF3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे, नाइट्रोजन के पास एबिलिटी नहीं रहेगी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो इसलिए ये बेसिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास दी लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम विल नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटॉन्स, ये डोनेट नहीं हो सकता। इफ मेजरमेंट of basicity are made in the solvent in which the hydrogen bonding cannot take place, then the order of basicity will be different. The order of basicity of butyl amines in chlorobenzene is कि हमारे पास बुटाइल है कि अगर जितना अब अभी हमने देखा ना, जितना हमारे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा उतनी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप हमारे पास बुटेन 4 कार्बन वाली ये बुटाइल है, बुटाइल अमीन आ गया सिंग यानी प्राइमरी अमीन है, NH2 लगा हुआ है तो वो लेस बेसिक है। डाइबुटाइल अमीन जिसे हम सेकेंडरी अमीन कहते हैं, ठीक है, वो उससे ज़्यादा बेसिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे पास क्या है, ट्राइबुटाइल अमीन या जिसे हम टर्शरी अमीन कहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा पड़ गया। दो देयर पीके वैल्यूज इन दी वाटर आर 10 पीके, अच्छा पीके बी वैल्यूज आनी चाहिए 10, 11 एंड 9, ठीक है। कि वाटर के अंदर इनकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है और अगर हम डिफरेंट फ्लोरोबेंजीन के अंदर लें तो ये डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये तो था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, दरम्यान में ये आप लोगों ने बॉन्डिंग नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास रेजोनेंस, ठीक है। एक मिनट, यस, आप लोगों ने इसकी जो नंबरिंग है ना वो याद रखनी है कि पहले वाला नंबर था 1.6 आ गया, उसके बाद 1.7 हमने नहीं करना, उसके बाद 1.12 है हम वो करेंगे और फिर आगे इसको स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, मैं इससे नेक्स्ट वाली जो है स्टेरिक आ गई रेजोनेंस, हम 1.6 के बाद जो है दरमियान में जो 1.7 आ रहा है आपने वो नहीं करना, ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद आ गया हमारे पास 1.12 जो कि रेजोनेंस मेथड फॉर कंजुगेटेड सिस्टम। कि हम रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। Heisenberg in 1926 gave the theory of resonance based on quantum mechanics. ये रेजोनेंस भी हमारे पास जो है क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस करी है। दिस वाज अप्लाइड क्वांटिटेटिवली टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय पॉलिंग एज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर इसको अप्लाई किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस प्रैक्टिकली सेज मोर और लेस द सेम थिंग एज द मेसोमेरिज्म, ठीक है, but it a consequence of valence bond method of representing molecular parameter, कि ये हमारे पास हम इसको जो है कैसे ये मेसोमेरिज्म जैसे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, कि सब्सटेंस सेम है लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके बन रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। अब ये क्यों चेंज हो रही है, ये इसके वैलेंस बैंड के ऊपर डिपेंड कर रही है, वैलेंस बैंड मेथड्स के, ठीक है, कि मॉलिक्यूल को किस तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The problem in case of benzene and other conjugated system is that no single classical structure adequately represent the molecule and several structure must be written for it। कि अगर आप लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है पीछे, हक्कल थ्योरी भी इसके बारे में पढ़ी हुई है, ठीक है, कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके हमारे पास क्या है, जिनको एक सिंगल कंपाउंड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जैसे बेंजीन है और अदर, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। नन ऑफ दीज स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल बट ईच कंट्रीब्यूट टू द टोटल पिक्चर और बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल
and the actual molecule is considered to as hybrid of all the structure, कि ये हमारे पास हर स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल नहीं है बल्कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल स्ट्रक्चर के अंदर, और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो उन सबका मिक्सचर होता है, यानी उन सबका हाइब्रिड होता है। दिस क्रूडली पैरेलल द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिटन फॉर मॉलिक्यूल इन द वैलेंस बॉन्ड मेथड, की ये बेस कर रहा है हमारे पास जो है वो वैलेंस बॉन्ड मेथड के थ्रू, ठीक है। सच अ क्वांटिटेटिव एम्पेरिकली बेस्ड concept bearing resemblance to the Wallace bond approach and developed by Pauling is called theory of resonance। आपने जो Wallace bond theory पढ़ी है वहाँ पे भी resonance के बारे में देखा है कि वो भी हमारे पास क्या है कि Wallace bond के अंदर इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग और किस तरह का जो स्ट्रक्चर बना होता है उस पर बेस कर रही होती है, ठीक है। तो ये वहीं से आई है हमारे पास। इन रेजोनेंस मेथड विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन organic chemistry to describe the structure of conjugated system, two or more Lewis structure are written to represent a compound and the actual molecule is taken to be weighted average of them। कि हमारे पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं लिखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो उन दोनों का एवरेज होता है। कोई स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, समटाइम कुछ स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूट भी कर रहा होता है, डिपेंड करता है ना उनकी एनर्जी कितनी है। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेटेड एवरेज of two or more form is called resonance, क्या हम इसको resonance कहते हैं। when two or more Lewis structure can be written for a compound, these structure are called resonance contributing structure, या इनको हम क्या कहते हैं canonical structure, and real structure is a hybrid of these contributing structures। के real कौन सा होता है जो इन सब का hybrid होगा, combination से आएगा। The resonance hybrid is similar to each of the contributing structure but identical to none of them, कि वो किसी हर एक से थोड़ा थोड़ा तो मैच करता होगा लेकिन completely किसी से मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हमारे पास क्या है या आप पीछे स्टडी कर सकते हो कि इसमें या 3 बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स, आपको कंजुगेटेड बॉन्ड का पता है, एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये वो कंजुगेटेड बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि 3 तो हमारे पास क्या आ गए कि ऐसी कंडीशन आ सकती है कि पहले एक डबल बॉन्ड है फिर सिंगल है, मैं लेफ्ट वाली साइड से स्टार्ट किया, फिर डबल है फिर सिंगल है फिर डबल है और सिंगल है। उससे नेक्स्ट वाला क्या है, जहाँ पे पहले डबल था वहाँ पे सिंगल आ गया, जहाँ सिंगल था वहाँ पे डबल आ गया, ठीक है। अगेन चांस क्या है हमारे पास कि दो तो पैरेलल बॉन्ड हो, ठीक है, स्मॉल, और एक ऊपर और नीचे वाला जो थर्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो लॉन्ग बॉन्ड आ गया। फिर इसी तरह क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो राइट वाली साइड पे भी लॉन्ग बॉन्ड हो सकता है और लेफ्ट वाली साइड पे भी हो सकता है। यानी ये 5 स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है बेंजीन के लिए हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एरोस लगाया जाता है, डबल हेडेड एरो, ठीक है। तो ये रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। नन ऑफ दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दी बेंजीन सेटिस्फैक्टरी। आपको पता है बेंजीन को ये रिंग बना के उसके दरमियान में एक गोल सा दायरा इसीलिए लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके गिर्द घूम रहे हैं, तो उनमें से एग्जैक्ट इन 5 में से कोई भी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। The real structure of benzene is a resonance hybrid of these contributing structure. No molecule of benzene has any one of the contributing structure at any time। कि ये इसका combination हो सकता है लेकिन ये actual में ऐसा नहीं है, ठीक है। The contributing structure exists only in our imagination. The molecule of benzene has just one structure which cannot be drawn but which resemble the contributing structure to varying degrees, ठीक है। ये थोड़ा बहुत उससे डिपेंड करता है, मैच कर रहा होता है। The energy of the actual molecule, the resonance hybrid, is less than that of any contributing structure। जो हाइब्रिड होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और आपको पता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। The difference in energy between the actual molecule and the contributing structure of the lowest energy is called resonance energy। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है, एक्चुअल में जो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर है वो और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 4 या 5 है, उनमें से जो सबसे लो वाला एनर्जी वाला होगा ना, सबसे लो एनर्जी वाला, और जो रियल मॉलिक्यूल है उनके दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है ना वो हमारे पास कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है।
The double-headed arrow symbolize the resonance and should be distinguished from the symbol कि इसको जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस हैं उसके बजाय हम एक ही लाइन को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, ठीक है। विच इंडिकेट द डायरेक्शन इज रिवर्सिबल, ये हमें ये जो दूसरी और तीसरी हैं ये रिवर्सिबल एक्शन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे रेजोनेंस को शो करें। Double-headed arrow does not imply the structure joined by it are in equilibrium with each other. इसका मतलब ये है कि ये डबल हेडेड एरो का मतलब है ये कि मॉलिक्यूल को हम ये नहीं कर सकते कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इट सिंपली मीन्स दैट ए मॉलिक्यूल इज बेटर रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल लेवल स्ट्रक्चर देन बाय वन, कि एक की बजाय हम इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेवल स्ट्रक्चर से। ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द hybrids, the real structure should resemble each contributing structure more than it does another, कि ये एक से ज़्यादा मैच कर रहा है दूसरे से कम मैच कर रहा है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। Since the hybrid has energy lower than any of the contributing structure, it is obvious that it will resemble those structure more closely which have lower energy, ठीक है। कि हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम है तो जिस जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी उससे ज़्यादा मैच कर सकता है as compared to जिसकी एनर्जी हाई है। Of the several structure that might be written for a molecule, those having lowest energy are most important contributors, कि उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, कि जिसकी कम एनर्जी होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। स्ट्रक्चर विच with relatively high energy are less important. Their resemblance to the hybrid is small, कि जिनकी हमारे पास हायर एनर्जी होती है वो लेस इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी रिजेम्बलेंस भी कम होती है। कंसिडर नाउ द कार्बोनेट आयंस, हमारे पास कार्बोनेट आयन है। अकॉर्डिंग टू द लेवल स्टडी इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, के कार्बन है 3 ऑक्सीजन अटैच है, 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ। हाउएवर दिस इज देयर इज अ फिजिकल एविडेंस दैट द ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैव द सेम लेंथ इन द कार्बोनेट आयन। अब ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। अब ये देखो एक सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन नेगेटिव लगा हुआ है कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या है इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ और लगी, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हमें नजर आ रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ और है। तो इसका मतलब है कि लेकिन जब हमें एविडेंस शो हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम है, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या है रेजोनेंस पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस मेथड द इक्वलेंस ऑफ द 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज अकाउंटेड फॉर राइटिंग अ सेट ऑफ 3 स्ट्रक्चर फॉर द कार्बोनेट आयन एंड अंडर, कि हमारे पास क्या है कि पहले राइट साइड पे दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन था, फिर एक क्या हुआ एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, और दूसरे वाला अगर ये नीचे वाला था अगले वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है ऊपर वाले के साथ नेगेटिव आयन है और लेफ्ट वाले के साथ जो है हमारे पास लगा हुआ है नेगेटिव आयन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। इन एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर द नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट फ्रॉम द doubly bonded oxygen atom, implying that the negative charge are localized on only the 2 oxygen, ठीक है। कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो तीसरे ग्रुप के साथ क्या है डबल बॉन्ड बनना है। while the pi bonds is restricted between the third oxygen and carbon, के थर्ड के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन का। The resonance picture however show that the electrons comprising of pi bond and 2 negative charge are delocalized over the entire molecule, ठीक है। कि ये रेजोनेंस के अंदर हमारे पास क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है ना ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज हम मूव हो रहे हैं। दैट इन द एक्चुअल कार्बोनेट आयंस ऑल द 3 ऑक्सीजन एटम आर इक्विवेलेंट एंड देयरफॉर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कौन सी है और वो किस पे। तो यानी कि तीनों ऑक्सीजन के एटम्स के ऊपर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन और पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं, इसी वजह से तीनों ऑक्सीजन जो है कार्बन से इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं। टेक्निक ऑफ राइटिंग अ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में बी इलस्ट्रेटेड बाय फ्यू एग्जांपल फॉर कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ टाइप A double bonded B or single bonded X where the 2 dots
represent the unshared electron pair on atom X. The following steps are involved कि हमने रेजोनेंस को कैसे लिखना है, ठीक है. Write down a single conventional structure showing also an unshared electron pair. सबसे पहले हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर लिखना है इसके ऊपर और हमने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी शो करना है, ठीक है. मूव द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एक्स टूवर्ड द डबल बॉन्डेड कि हम अगर इसको डबल ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो लॉन पेयर जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसको एक्स से दूसरी तरफ से मूव करें तो क्या होगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड वाली साइड पे आ जाएगी और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा आप थर्ड वाले स्टेप में लिखोगे वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा होगा, ठीक है. मूव द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द एक्स टूवर्ड द डबल बॉन्ड टू मेक अ न्यू बॉन्ड बिटवीन एक्स एंड बी एज शोन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मूव द बॉन्डिंग बाई इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बी एंड ए टूवर्ड द ए, ठीक है. थर्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जैसे ही लॉन पेयर शिफ्ट हो रहा होगा तो साथ साथ जो है बी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ए की तरफ आ जाएगा. इसका मतलब है एक्स से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ए के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया. राइट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन एक्स एंड यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम ए, ठीक है. द टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द अबव ऑपरेशन आर के हमारे पास जो है दो स्ट्रक्चर बन गए. एक जो सिंपल वाला था, दूसरा क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आया. The resonance picture of vinyl chloride A and acetamide B, which are A double bonded B X type, as derived from the above techniques are इसकी एग्जांपल दी है कि आप X की जगह पे उन्होंने क्लोराइड लगा दिया कि एक जगह पे क्लोराइड पे डबल के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरी जगह पे हमारे पास क्लोराइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो CH2 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. इसी तरह हमारे पास NH2 लगा हुआ है. NH2 पे एक जगह लोन पेयर है, दूसरी जगह पे ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो डोनेट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन पे पहले डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा, ठीक है. फॉर कंपाउंड फॉर विच वन कन्वेंशनल स्ट्रक्चर इज ऑफ द टाइप के वो कंपाउंड जिनके अंदर वन जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ए डबल बॉन्डेड बी सिंगल बॉन्डेड एक्स और डबल बॉन्डेड वाई. Other structure are drawn by moving the electron in the direction of arrow के इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस साइड पे एरो जा रहा है, यानी y और x के दरम्यान से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमारे पास क्या है, x और b के दरम्यान में डबल बॉन्ड बन जाएगा और a के ऊपर नेगेटिव चार्ज और y के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. यहाँ इसकी अपोजिट डायरेक्शन हम कर सकते हैं कि a और b से इलेक्ट्रॉन जाएंगे x और b के दरम्यान में, वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो a से इलेक्ट्रॉन निकला है तो नेगेटिव आयन और x की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, a से इलेक्ट्रॉन निकला है तो पॉजिटिव आयन और y की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या होगा, y पे नेगेटिव आयन आ जाएगा. तो ये नीचे उन्होंने शो किया. इन द फर्स्ट केस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन y and a unit negative charge on a is written and in the second case the charges are reversed, ठीक है. थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अबव मॉलिक्यूल आर रिटर्न कि अब हमारे पास ये इसका क्या था, पहले वाला न्यूट्रल, दूसरे वाले में ए पे नेगेटिव वाई पे पॉजिटिव और दूसरे उसके अगले वाले में हमारे पास क्या ए पे पॉजिटिव वाई पे नेगेटिव. 1,3-butadiene इज अ कंपाउंड ऑफ द अबव टाइप. उन्होंने पहले जनरल लिखाया था फिर उन्होंने हमें एग्जांपल दे दी. एंड इट्स रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन इज पहले न्यूट्रल फिर एक जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव और उसका रिवर्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा. हम इस तरह लिख सकते हैं. फॉर कंपाउंड विच माइट हैव अ कन्वेंशनल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ टाइप, अगर हमारे पास ए डबल बॉन्डेड बी सिंगल बॉन्डेड एक्स पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, अदर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर रिटर्न बाय मूविंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मूव कर लें between the A and B toward the positively charged atom X to make a new bond between B and X, ठीक है. एटम
ए एंड देन गेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ए के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनली क्या है, एक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर ए की तरफ से मूव करके इसकी तरफ आ रहे हैं तो ए पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक्स न्यूट्रल हो जाएगा। Allylic action is typical of this category and considered to be a resonance hybrid of the following two structure। ये एग्जांपल दी जा रही है आपको, CH2CH इनके दरमियान डबल बॉन्ड है और CH2 पे पॉजिटिव आयन है। दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है हमारे पास, इसके ऊपर पहले वाली साइड पर पॉजिटिव आ गया और दूसरी साइड पर न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तो था, हमने देख लिया कि कैसे हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके रूल्स हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हम जो क्या कर सकते हैं कि कंडीशन और रूल्स फॉर रेजोनेंस इन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि वो लेक्चर जो है फिर कंप्लीट हो जाए, और अदरवाइज़ अगर हमने अब स्टार्ट किया तो ये कंप्लीट नहीं होगा इसके साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे तरीके से इनका कंपैरिजन, डिफरेंस जो है और डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है।